हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 से 2013 तक के पॉलिटी के जो मेंस के PYQ हैं उनकी सीरीज हम चला रहे हैं। मैं डेली 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूं और ये आशा करती हूं कि आप उन क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न है ये 2021 का। 2021 के 2 प्रश्न बचे हुए हैं जो आज कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आज हमारा 2024, 2023, 2022 और 2021 इन 4 सालों के पॉलिटी के PYQ मैं डिस्कस कर चुकी होंगी मेंस के, है ना। और कल से फिर हम 2020 के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। प्रश्न है, विधान परिषदों की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें, है ना। सिंपल पूछा है, क्या संवैधानिक प्रावधान है विधान परिषदों व्यवस्था के लिए, है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल्स का जिक्र करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आर्टिकल का जिक्र किए क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान पूछे हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कामकाज और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें। क्या इनका कार्य है और वर्तमान स्थिति क्या है। यदि इस क्वेश्चन के पार्ट्स देखें तो सबसे पहले हम परिचय में कुछ विधान परिषदों के बारे में बता देंगे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट होगा संवैधानिक प्रावधान, सेकंड पार्ट होगा कामकाज क्या है, और थर्ड पार्ट होगा वर्तमान स्थिति क्या, और फाइनली निष्कर्ष। बिल्कुल डिमांड के अनुसार चलना है, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, जो पूछा है वो बताना है, दैट्स इट। ठीक है। यदि हम परिचय की बात करें तो सीधे तौर पे हम बता सकते हैं कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। केंद्र के साथ ही राज्यों में भी हम संसदीय व्यवस्था को ही देखते हैं, है ना। जिस तरीके से केंद्र में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से राज्यों में विधानमंडल के 2 सदनों की व्यवस्था की गई है, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि विधानसभा एक कंपल्सरी सदन है, जबकि विधान परिषद का गठन किसी भी राज्य की विधानसभा के विशेष बहुमत के आधार पे संसद के द्वारा किया जाता है। यानी कि विधान जो परिषद है वो प्रत्येक राज्य में देखने को नहीं मिलती, है ना। तो हमने मोटे मोटे तौर पे संसदीय प्रणाली से जोड़ते हुए और केंद्र की संसदीय प्रणाली के दोनों सदनों से जोड़ते हुए विधानसभा और विधान परिषद की बातें बताते हुए भूमिका सामान्य तौर पे बता दी। उसके बाद फर्स्ट पार्ट है कि भारत के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, जहां पे हम देखते हैं विधान परिषदों की संरचना। सबसे पहले आर्टिकल 168 का जिक्र कर सकते हैं। आर्टिकल 168 में बेसिकली ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी, है ना, और कुछ राज्यों में विधान परिषदों की भी व्यवस्था हो सकती है। यानी यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था होगी और विधानसभा, और अगर जरूरी लगे तो राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल 169। ये जो 169 है ये विधान परिषद की स्थापना और विधान परिषद की समाप्ति के अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल 169 में क्लियरली लिखा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति करने का अधिकार किसको है, संसद को है। ये कहा गया है स्पष्ट तौर पे कि यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है विधान परिषद के गठन के संदर्भ में, या जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद की समाप्ति के संदर्भ में, तो संसद उस प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही कर सकती है। ध्यान रखिएगा, संसद उस आशय का कानून पारित कर सकती है। यानी कि 169 में प्रोसेस दिया गया है विधान परिषदों के गठन का, तो आर्टिकल 169 का जिक्र जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 171 के तहत आप बता सकते हो कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है कि किस तरीके से विधान परिषदों में स्थान भरे जाएंगे, है ना। कुछ स्थान स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे, कुछ मध्यवर्ती शिक्षकों के द्वारा चुने जाएंगे, कुछ राज्यपाल मनोनीत करते हैं, और कुछ एक तरीके से जो विधायक वगैरह होते हैं वो
एक तरीके से चुनते हैं, यानी कि यह विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव या नामांकन की विधि को भी रेखांकित करता है ना। तो आप लोगों ने डिटेल, यहाँ पे डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है चुनाव कैसे होता है, कि वो हमसे पूछा नहीं गया। बस ये है कि चुनाव का तरीका और नामांकन करने की विधि इत्यादि की जानकारी हमें 170 से मिलती है। 172 में लिखा गया है कार्यकाल, कि विधानसभा और विधान परिषद की अवधि कितनी होगी। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि विधानसभा का कार्यकाल किसी भी राज्य में 5 वर्ष का होगा और 5 वर्ष में ये भंग हो जाएगी, है ना, विधानसभा। जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और ये स्थायी सदन होता है, भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो कुल मिला के यहां तक हमने बता दिया कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, जिसमें आर्टिकल 168, 169, 171 एंड 172 का जिक्र करते हुए हमने विधान परिषदों की ओवरऑल व्यवस्था का जिक्र कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है इनका कामकाज क्या है। तो सबसे पहले यदि हम इनके भूमिका और कार्य की बात करें तो विधान परिषदें गहन चर्चाएं करने का काम करती, विधेयकों को संबोधित करने का काम करती हैं, उनकी जांच करने का काम करती और विधानसभा पर नियंत्रण के लिए एक मंच प्रदान करने में विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। यानी ये एक दूसरा सदन है जो चर्चा को, विधायी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा लोकतांत्रिक बनाता है ना। दूसरा है संरचना के स्तर पे यदि देखें तो इसमें स्थानीय अधिकारियों सहित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने गए सदस्य, राज्यपाल द्वारा नामांकित किए गए सदस्य, स्नातक, शिक्षक और अन्य पेशेवरों जैसे विशिष्ट समूहों द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। कुल मिला के ये विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता, अनुभव लाकर विधायी प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, यानी एक अनुभवी सदन होता है ना। तो उस अनुभव का लाभ भी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसमें देखने को मिलता है। यानी इनके कार्य क्या है, इनका अनुभव है ना, ये एक कामकाज हो गया इनका। तीसरा है प्रतिनिधित्व और बहस। विधान परिषदें विविध आवाजों और प्रतिनिधित्व के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। ये विधायी मामलों पर व्यापक बहस के अवसर देती हैं, जिससे प्रस्तावित कानूनों की गहन जांच और परीक्षण की अनुमति मिलती है और जल्दबाजी में पारित होने वाले किसी भी कानून को एक तरीके से कुछ समय तक रोका जा सकता है ताकि उस पर बहस हो सके, जांच हो सके, है ना। तो ये काम है इस सदन का। तो कामकाज देख लिया। तीसरा है इनकी वर्तमान स्थिति। यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो मौजूदा परिषदें, यदि वर्तमान संदर्भ की बात करें तो केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषदें मौजूद हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। इन 6 राज्यों में ही हमें वर्तमान में विधान परिषदें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो विधान परिषदों का उन्मूलन, यानी दूसरी इनकी वर्तमान स्थिति, कुछ राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त कर दिया गया है। तमिलनाडु, उड़ीसा में, बेसिकली तमिलनाडु में 1986 में और उड़ीसा में 2019 के बेसिकली परिवर्तन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। हाल का घटनाक्रम यदि देखें तो विधान परिषदों की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। जैसे 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, लेकिन वो अभी संसद में विचाराधीन है, यानी संसद ने अभी उस पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक नई विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान है, जिसका गठन अभी। तो ये है वर्तमान स्थिति विधान परिषदों की। यदि राजनीतिक महत्व की बात करें, विधान परिषदों के अस्तित्व या अनुपस्थिति के राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं। विधान परिषदें अक्सर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता संतुलन और विशिष्ट समूहों या क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी इनका महत्व है निश्चित तौर पे, है ना। और क्योंकि आलोचना हमसे ज्यादा पूछी नहीं है, निष्कर्ष के तौर पे हम बता देंगे कि संवैधानिक प्रावधान विधान परिषदों की स्थापना और कामकाज की रूपरेखा प्रदान करता है और अलग अलग राज्य में इनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है, शक्तियां अलग अलग हो सकती हैं। विधान परिषदों की उपस्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श कानून की व्यापक जांच के लिए एक मंच प्रदान करके विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। हालांकि भारत के उभरते राजनीतिक परिदृश्य में इनकी जो प्रभावशीलता है और प्रासंगिकता चर्चा और विचार विमर्श का विषय बनी हुई है। तो एक आलोचनात्मक टिप्पणी हमने जरूर कर दी।
तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया, विधान परिषदों के संवैधानिक प्रावधान बता दिए, कामकाज बता दिया 3-4 पॉइंट में, वर्तमान स्थिति क्या है वो बता दी। ठीक है, यहाँ पे आप 2-4 आलोचना भी दे सकते हो वर्तमान स्थिति के संदर्भ में कि इनकी प्रभावशीलता कम कैसे हो रही, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन लिख सकते हो। तो आपका जो ये प्रश्न है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यदि आप 2025 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम से जरूर जुड़ें। अभी मकर संक्रांति ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, 15 जनवरी यानी आज तक ही वैलिड है। देर किस बात की, फटाफट जाए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ। फिलहाल आपको ये बैच मात्र 4,900 मिल रहा है। 2026 या 27 में आपको अटेम्प्ट देना है तो हमारे P2I फाउंडेशन बैच, PT मेंस और इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस फाउंडेशन बैच में कराई जा रही है। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ आपको ये बैच 26 वाला मात्र 26,999 और 27 वाला 32,900 मिल जाएगा। 27 वाले की वैलिडिटी निश्चित तौर पे 3 साल के आसपास रहेगी, यानी ज्यादा रहेगी। ठीक है, आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न, ये 2021 का लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि क्या विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को चौकस रखती हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछ, विभाग संबंधी जो संसदीय स्थायी समितियां हैं प्रशासन को चौकस रखती और संसदीय नियंत्रण के प्रति श्रद्धा पैदा करती। कुछ नहीं करना, विभागीय समितियों के कार्य बता देंगे ना और कुछ एग्जाम्पल दे देंगे तो उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से ये प्रशासन को चौकस रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के प्रति श्रद्धा पैदा करती हैं। और उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कामकाज का मूल्यांकन करें। मूल रूप से यहाँ पे जो विभागीय स्थायी समितियां हैं इनके कामकाज बताने हैं, एग्जाम्पल बताने हैं और लास्ट में कुछ चुनौतियां भी बता देंगे, है ना, कि वास्तव में क्या ये उतनी सशक्त हैं जितनी हम उम्मीद करते हैं, कि इनकी कुछ चुनौतियां भी है ना। तो कुल मिला के सबसे पहले भूमिका, इनका कामकाज डिटेल से प्लस एग्जाम्पल, इनकी चुनौतियां और निष्कर्ष, ये 4 पिलर लिख देंगे, हमारा आंसर अपने आप कंप्लीट हो। ठीक है, सबसे पहले यदि हम भूमिका की बात करें तो भारत में विभाग संबंधी जो संसदीय स्थायी समितियां सरकारी नीतियों, बजट और प्रशासन की जांच करने में, यानी सरकारी नीतियों की, बजट और प्रशासन की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यपालिका और विधायिका के बीच सेतु का काम करती हैं। सरकारी कामकाज की विस्तृत जांच करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। यहाँ इस बात का मूल्यांकन हम करेंगे कि ये समितियां प्रशासन को जवाबदेह बनाए रखने और संसदीय नियंत्रण के प्रति सम्मान को प्रेरित करने के लिए कैसे काम करती हैं। बिल्कुल सिंपल भूमिका। अब कई बच्चे विभागीय समितियों के एग्जाम्पल पूछा है क्या होती है विभागीय, नहीं पूछा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में यही डिफरेंस है। हाँ, अगर बताना चाहो तो एक लाइन में बता सकते हो कि संसदीय जो स्थायी जो विभागीय समितियां हैं क्या होती हैं, है ना, दैट्स इट, है ना, डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीधे तौर पे बता दिया इनके कार्यों को बताते हुए भूमिका, और हम बताएंगे कि कैसे ये जवाबदेह बनाए रखने के लिए और संसदीय नियंत्रण के प्रति सम्मान को प्रेरित करने के लिए कैसे काम करते। पहला, विस्तृत जांच और निरीक्षण, बिलों की जांच करना, जो DAR से बोलते हैं, DRAC, DR जो PSC है ना, जो DRPSC हैं उनके पास भेजे गए ये जो भी विधेयक इनके पास जाते हैं उनकी जांच करते हैं, जिससे विधायी प्रस्तावों पर गहन चर्चा हो, विचार विमर्श हो और संसद में बहस से पहले कानून पर अच्छी तरीके से तहकीकात हो जाए, चर्चा हो जाए, विचार विमर्श हो जाए संसद में जाने से पहले। जैसे वित्त संबंधी समिति ने GST विधेयक की गहन जांच की, उदाहरण बता दिया, है ना। तो सबसे पहले जितने भी बिल जाते हैं, मैक्सिमम जो भी बिल इन संसदीय समितियों को भेजे जाते हैं उन बिलों की ये गहन जांच करते हैं, विचार विमर्श चर्चा करते हैं। दूसरा, बजट विश्लेषण, ये समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बजटीय आवंटन और व्यय का विश्लेषण, है ना, सार्वजनिक व्यय की दक्षता और प्रभावशीलता कितना जरूरी है ना, बजट कितना मिलना चाहिए और आकलन,
पूरा का पूरा खाका यही तैयार करने का काम करती है। जैसे रेलवे संबंधी समिति रेलवे मंत्रालय के बजट प्रस्तावों की जांच करती है, ये सुनिश्चित करती है कि रेल अवसंरचना के विकास के लिए धनराशि का उचित आवंटन कितना होना चाहिए और कुशलता पूर्वक उपयोग कैसे हो, तो बजट विश्लेषण करने का काम करती है। अगला, नीति मूल्यांकन, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा। TRPSC, ध्यान रखिएगा, ये सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती और चिंता के जो क्षेत्र हैं उनको पहचानती हैं और सुधार की सिफारिशें करती हैं। मानव संसाधन विकास समिति ने शिक्षा से संबंधित नीतियों का मूल्यांकन किया और भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए सुधारों की सिफारिश की। हमने बताया कि नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा और जहां चिंता के बिंदु हैं वहां सुधार के सजेशन दें, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। फिर हितधारक सहभागिता, ये जो समितियां हैं ये नीतिगत मुद्दों पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के करती हैं, विशेषज्ञ हैं, सिविल सोसाइटी, जो उद्योग प्रतिनिधि हैं, है ना, उन हितधारकों के साथ मिलकर काम करती। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी समिति, जो भी हमारी प्रौद्योगिकी नीतियों के प्रभाव का आकलन करने तथा डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के मुद्दे से जो संबंधित मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए जो उद्योग विशेषज्ञ हैं उनके साथ परामर्श करती है। यानी हितधारकों के साथ सहभागिता करने का काम भी इन विभागीय समिति। फिर जवाबदेही और पारदर्शिता, कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना, अधिकारियों से प्रश्न पूछकर नीतिगत निर्णय क्या होंगे, क्रियान्वयन, चुनौतियों के लिए स्पष्टीकरण मांगकर। जो DRPSC हैं ये कार्यपालिका को उसके कार्यों के जवाबदेह बनाना, ये प्रश्न पूछेंगी, स्पष्टीकरण मांगेंगी तो जवाबदेहिता बढ़ेगी। जैसे लोक लेखा समिति वित्तीय अनियमितताओं और अकुशलताओं के लिए मंत्रालयों को जवाबदेह ठहराने के लिए कैग की लेखा परीक्षा की तो कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना। सार्वजनिक रिपोर्ट और सिफारिशें, जो समितियां हैं अपने निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं, संसद में प्रस्तुत किया जाता है ना, इन रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाता है और इन रिपोर्टों में अक्सर नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक सुधार क्या क्या होने चाहिए उनसे संबंधित सिफारिशें होती हैं। तो सार्वजनिक सिफारिशें पे। फिर प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का प्रभाव, आप देखोगे कि कैसे ये संसदीय नियंत्रण लगा रही है। तो उन्नत विधायी प्रक्रिया, क्योंकि बिलों की गहन जांच हुई, चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ, तो विधायी प्रक्रिया बेहतर हुई, है ना, तो एक तरीके से संसदीय नियंत्रण को मजबूत बना रही है ना। उसके बाद बेहतर नीति निर्माण, अलग अलग हितधारकों के सजेशन या विशेषज्ञ या हम सिविल सोसाइटी के सजेशंस नीति निर्माण में आते हैं तो बेहतर समन्वयात्मक नीति बनती है और जवाबदेही भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका की बढ़ाती है। ठीक है, चुनौतियां क्या हैं? अब यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, अब आप देखो जो संसदीय स्थायी समितियां हैं प्रशासन को कैसे चौकस रख, है ना, तो प्रशासन को चौकस रखने के इनके कामकाज, चर्चा, बजट विश्लेषण, है ना, हितधारकों के साथ बात करना, मतलब वार्ता करना, फिर समय समय पे सिफारिशें देना, रिपोर्ट देना और संसदीय नियंत्रण के प्रति कैसे श्रद्धा पैदा करती हैं, एक तरीके से जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है ना कार्यपालिका की, तो उस संदर्भ में संसदीय नियंत्रण के प्रति श्रद्धा पैदा करती हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे बिलों की जांच, बजट विश्लेषण, नीतियों कार्यक्रमों की समीक्षा, हितधारक सहभागिता, कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना, सार्वजनिक रिपोर्ट, सिफारिशें, फिर विधायी प्रक्रिया कैसे उन्नत हुई, बेहतर नीति निर्माण में कैसे योगदान दिया, जवाबदेहिता कैसे बढ़ाई। लेकिन इन विधायी समितियों की कुछ, विभागीय समितियों की कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे गैर बाध्यकारी, इनकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं, वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। ध्यान रखिएगा, यदि कार्यपालिका उन्हें लागू न करने का निर्णय लेती है तो वो लागू नहीं होंगे। एक तो गैर बाध्यकारी है, दूसरा संसाधन नहीं है, यानी समितियों को संसाधनों और विशेषज्ञता के संदर्भ में सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यापक समीक्षा और विश्लेषण करने की जो इच्छा है वो प्रभावित होती है। फिर राजनीतिक गतिशीलता, पक्षपातपूर्ण राजनीति कभी कभी समितियों के कामकाज को प्रभावित कर सकती है, इससे उनकी निगरानी की निष्पक्षता और प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। तो कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, साधनों की कमी है, राजनीति का प्रभाव, है ना। निष्कर्ष के तौर पे हम बताएंगे कि विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां भारत में जवाबदेही सुनिश्चित करने और शासन की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्व निभाती हैं।
विधेयकों, नीतियों, बजट की अपनी विस्तृत जांच के माध्यम से वे प्रशासन को चौकस रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के प्रति श्रद्धा को प्रेरित करती हैं। जबकि चुनौतियां मौजूद हैं, हमें उन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि इनके संसाधनों को बढ़ाकर हम और कार्यपालिका से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल सिंपल प्रश्न। विभागीय स्थायी समिति कामकाज बताने थे। कामकाज बता दोगे तो सीधा आंसर निकल जाएगा। प्रशासन कैसे चौकस है, संसद के प्रति नियंत्रण को कैसे सुनिश्चित, और चुनौतियां बता दी। और सीधे तौर पे 2021 के जो प्रश्न हैं आज हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललित दही अकेडमी, इंस्टाग्राम और बाकी LD लाइव कोड के साथ SIP। ध्यान रखिएगा, आज रात 12 बजे तक ही डिस्काउंट है, तो SIP हो या P2I फाउंडेशन बैच हो, LD लाइव कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। 15 जनवरी से, मतलब एडमिशन की अंतिम तिथि ही 15 जनवरी यानी आज है। आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परीक्षा। ख्याल रखिएगा। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।